हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अपने पेपर पे चलते हैं। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर और आपको जानकारी देना चाहूँगी यहाँ पर कि मंडे को हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं। ये क्लास केवल वीकली होती है, तो मंडे 4 PM लाइव क्लास होगी। और मैं कोशिश काफ़ी समय से कर रही हूँ समय निकालने के लिए। बीच में भी लाइव क्लास बंद हो गई है, तो इस हफ्ते मैं कोशिश करूँगी कि हम लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो आते हैं अपने पेपर पर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ एक बार क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है। कपड़ा, छोटी मशीनरी, पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादक और सीमेंट। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम एवं उनके उत्पाद। और ये प्रश्न आया हुआ है MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। स्वतंत्रता के बाद पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादक को निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पूरा फोकस औद्योगिक विकास पर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे NM लोखंडे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक NM लोखंडे थे। ये भारत में मजदूर आंदोलन के अग्रणी नेता थे। लोखंडे को भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में भी याद किया जाता है। विलियम नॉरेंस एक अंग्रेज दूत था। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो विलियम नॉरेंस एक अंग्रेज दूत था। किसके दरबार का ये दूत था? तो ये दूत था फारुखशियर के दरबार का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड JIC 2018 का ये प्रश्न रहा है। विलियम नॉरेंस औरंगजेब के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आने वाले प्रमुख अंग्रेज फादर एंथोनी मोरेसेरात, फादर थॉमस स्टेफेंस, राफेल फिच तथा जॉन मिडेल हॉल प्रमुख थे। जहांगीर के काल में आने वाले प्रमुख अंग्रेजी विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, निकोलस काउंटी, सर थॉमस रे तथा फ्रांसिस्को पेलशर्ट प्रमुख थे। विलियम हैमिल्टन 1715 ईस्वी में फारुखशियर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नील दर्पण संबंधित था। तो नील दर्पण संबंधित था, सभी को पता होगा, नील की खेती करने वालों से। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वालों से संबंधित था, जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंगाल में कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 ईस्वी में प्रदर्शित यह प्रथम व्यावसायिक नाटक था। कौवसजी नानाभाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो कहां पर यह मिल स्थापित हुआ था?
ये मिल स्थापित हुआ था बंबई में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ी क्लीन नहीं आया है, इसमें स्कैन में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं रीड कर देती हूँ। भारत में सूती वस्त्र की मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता व 1851 में बंबई में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई तक बॉम्बे में कॉवसजी नाना भाई डाबर द्वारा खोला गया। इसमें उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी क्लीन नहीं आया है फ्रेंड्स, तो मैं रीड करूंगी, उसे ही आप ध्यान से सुन ले। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 2 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला था विलियम वेडर्न। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। प्रश्नानुसार विलियम वेडर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम 1889 के बंबई अधिवेशन में, जो कि 5वां था, और दूसरा 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि 25वां था। महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की, जो कि 1924 में की थी बेलगांव अधिवेशन में। वो जो अधिवेशन था वो 29वां था। सर हेनरी कॉटन ने 1904 में अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो 20वें अध्यक्ष बने। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस को अगर हम देखें तो 1938 में हरिपुरा और इसके बाद ही दूसरे वर्ष भी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो चुने जाने के बाद भी बोस जी ने वहां से इस्तीफा दे दिया। शेष अधिवेशन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष पद संभाला था। तो काफी लंबी व्याख्या थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। वक्तव्य ए और ए कहता है रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई। तो ये सत्य है या असत्य है, इसे हमें बताना है। ये बिल्कुल सही है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रीजन देख लेते हैं। इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान किया। ये गलत हो रहा है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए। आर सही है लेकिन ए गलत है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही थी। ये जो 6% नहीं था, 5% था। तो ये जो दिया हुआ है ये गलत होगा। एक बार ऐसे फिर से हम रीड कर लेते हैं। रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनी के उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, 5% की बात हुई थी। और इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान किया, ये सही होगा। तो यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत मैंने कर दिया था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली के तहत कंपनी को उनके पूंजी निवेश पर न्यूनतम 5% लाभांश की गारंटी दी गई। इसी व्यवस्था को लाभ की गारंटी व्यवस्था कहा जाता है। इस गारंटी प्रणाली व्यवस्था ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया। ध्यातव्य है, यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह व्यवस्था अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, जिसके परिणाम जिससे रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में वित्तीय पूंजी की अवस्था, जो कि 1858 से 1947 ईस्वी तक थी, कहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो सी है, जो कि सही नहीं है, बाकी सभी सही हो रहे हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो कि 1900 में आया था, बिल्कुल सही है। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम जो कि 1869 में आया था। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, ये 1909 में ना आकर 1873 में आया था। 1873 कर लेंगे तो उत्तर ये सही हो जाएगा। फिर डी पर आते हैं, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916, ये भी करेक्ट है। तो हमारा गलत जो ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है सी। एक बार और रीड कर लेते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो कि आया था 1873 में। तो इसमें हमारा उत्तर सी बन जाएगा, क्योंकि गलत सुमेलन हमें पहचाना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ईयर यहाँ पे 16 में आया है। तो एक बार सही व्याख्या भी इसकी हम चेक कर लेते हैं। याद दे रहा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो कि 1900 ईस्वी में आया। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम जो कि 1879 में। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1873 में। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण ये हुआ है 1916 में। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण और कारणों को चुनिए। तो किस कारण इसको व्यवसायीकरण का रूप दिया गया? तो सबसे पहला कहता है भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। और परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया, ये भी करेक्ट है। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण, ये भी करेक्ट है। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि सभी के सभी सही कारण बन रहे हैं। और ये भी प्रश्न आया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के निम्न कारण थे। सबसे पहला था भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया। ये वापस हमारा रिवीजन हो रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। 2 कहता है परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया, बिल्कुल सही है। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण। और 4 कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। और 5वां भी दिया हुआ है नकदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थिति के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भू धारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो ये कहा है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का ये प्रश्न रहा है। हॉल्ट मैकेंजी ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने माहलवारी व्यवस्था जो कि 1822 में पंजाब, आगरा, मध्य प्रांत तथा दक्कन में शुरू की तथा उन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त भू संपत्ति की स्थिति के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र में भूधारक संपत्ति एक अत्यंत व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर बोल रहा है नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासी ने शिरकत की, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीति, स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इसका उत्तर हमें देना है। ये वैसे सही दिया हुआ है और इसका रीजन एक बार देख लेते हैं।
18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। ये भी सही होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का ये प्रश्न रहा है। 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कुछ छोटे विद्रोह होते रहे हैं जिसमें आदिवासी ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने लगे। लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो सुधार किए गए उससे भारतीय ग्रामीण समाज का बुनियादी स्वरूप में बदलाव हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है? यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्था की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो ये किसका कहा गया कथन है? ये कहा गया है टी.बी. मैकाले। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का ये प्रश्न आया है। हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। यह कथन टी.बी. मैकाले का दिया गया है। तो यहाँ पे फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन और कारण का क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कहता है भारत में अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई। ये राइट है या रॉन्ग है यहाँ पर बताना है हमें। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कारण देख लेते हैं। मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। मूल निवासी की बात कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे हमारा उत्तर ए सही है, आर गलत है, ऐसा बनेगा। और यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई, जबकि मूल निवासी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। और दिया हुआ है उत्तर में कि इच्छुक थे, ऐसा नहीं था। कर्जन की यह नीति थी कि उच्च वर्ग में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रचार होने से यह निम्न वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के ए, बी, सी और जो डी सीरीज़ अभी चल रही है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भी वॉच कर सकते हैं। फिर पीजीटी, टीजीटी के भी पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप अपने से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे 108 वीडियो डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी आप करना चाहते हैं तो उसके भी अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।